नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और सबसे पहले बात पर्यावरण और प्रदूषण की करेंगे, क्योंकि हरियाली को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। स्वच्छ हवा सबको चाहिए, लेकिन जब बात पर्यावरण की होती है तो इस सब पर लापरवाह हो जाते हैं लोग। ठीक यही बात अरावली पर लागू होती है। अरावली में खनन का मुद्दा रिपब्लिक भारत ने जोर शोर से उठाया तो अरावली पर हो रहे सारे पाप एक एक करके सामने आ गए हैं। चाहे नियम विरुद्ध खनन का मामला हो या फिर लीज पर लिए गए पहाड़ पर मनमाना खनन। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि अरावली पर किस तरह से अवैध खनन हो रहा है, अरावली की पहाड़ियों का पूरा सच क्या है। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे आपको 12 बजे कि कैसे भोपाल में भी जंगलों को काटा जा रहा है, हरे भरे पेड़ों की हत्या की जा रही है। विकास के नाम पर 7,881 पेड़ काटे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब मामला एनजीटी में लंबित है तब किस आधार पर 7,881 पेड़ को काटा जा रहा है और किसने इन्हें काटने की अनुमति दी है। क्या विकास की कीमत पर्यावरण की बलि देकर ही चुकाई जाएगी? आज अरावली और भोपाल दोनों की बात करेंगे, क्योंकि दोनों जगह ही पर्यावरण को खराब करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात अरावली बचाओ मुहिम की। तो अरावली बचाने के लिए रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, गांव वालों की तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अरावली की पर्वतीय श्रृंखला को बचाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। अरावली से जुड़ी एक ऐसे ही गांव की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां अरावली में खनन माफियाओं ने अपने पैर इतने पसार लिए हैं कि गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। क्या कहना है गांव के लोगों का, ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे हैं, यानी 1,048 पहाड़ ही हैं जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। ऐसे में सिर्फ 8.7% अरावली के पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, जिनको नहीं काटने की बात कही गई है। 20 मीटर से ऊंची की जो पहाड़ हैं उन्हें वो दीवारों को रोकने का दीवार की तरह काम करती हैं इस इलाके में, फिर चाहे वो दिल्ली एनसीआर के लिए हो, वो चाहे राजस्थान के लिए हो, गुजरात के लिए हो। सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर भारत के लिए लंग्स का काम करती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, पर्यावरणविद भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। बस वहां पर लगातार खनन हो रहा है और सरकार प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। रिपोर्ट देखिए। अरावली पहाड़ी को बचाना है। पूरे देश भर में करोड़ों आवाजें एक स्वर में कह रही हैं कि हमें अरावली को बचाना है। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल है कि अरावली को क्या बचाना और किससे बचाना। दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अपनी पहचान खो रही है। उत्तर में दिल्ली से दक्षिण के गुजरात तक फैली हुई इस पर्वतमाला का 2/3 हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन से अब अरावली का हिस्सा गायब हो रहा है। क्रशर की आवाजें और डंपरों की आवाजाही के निशानों का पीछा करते हुए रिपब्लिक भारत की टीम खनन माफियाओं के गढ़ में पहुंची। अरवल एनसीआर का इलाका खनन से बुरी तरह प्रभावित है। इस इलाके में अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो इस वक्त कराह रही है, और इन्हीं खनन माफियाओं से हमें अरावली को बचाना है। रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके सीने पर कैसे प्रहार करके अवैध यहाँ पर देखिए माइनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए रामगढ़ के उस इलाके की है जहाँ पर रात में देखिए यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। कैसे देखिए पहाड़ों के बीच यहाँ ब्लास्ट किया जाता है और इन्हीं रास्तों के जरिए देखिए ट्रकों से इन पत्थरों को लेकर देखिए बोल्डरों को ढोया जा रहा है। ये बहुत ताज़ा मैं आपको माइनिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक तरफ हमारे यहाँ बगल में आप देख पा रहे होंगे लाइव, देखिए जब ब्लास्ट किया गया इन पत्थरों को यहाँ पर देखिए ले जाने के लिए इन पहाड़ों को जब तोड़ा जा रहा था, वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अरावली देखिए जिसको बचाने के लिए इस समय पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, वजह केवल एक है, क्योंकि ये जो बीच में आप पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी जो है ये प्रकृति का पानी है। जब इन पहाड़ों को देखिए ब्लास्ट किया जा रहा है, लगातार खोदा जा रहा है, तो ये पानी वहां पर देखिए निकला इन पहाड़ों के बीच से। इस इलाके में भील समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आरोप है कि खनन माफिया यहां अवैध माइनिंग करते हैं।
पहाड़ों पर विस्फोट करते हैं। रात के वक्त ये माइनिंग होती है। इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ता नजर आता है। पूरा गांव पीड़ित है, घर टूट भी जाते हैं कई बार, तो बच्चे कई बार परेशान होकर गांव वाले क्या है बाहर पे रोड पे भी सोते हैं। ब्लास्टिंग तो पूरी तरह ही बंद हो जाए, बिल्कुल अरावली को बचाया जाए और जितनी भी ये खनन चल रहे हैं अवैध खनन सारा बंद होना चाहिए। ये सर 2009 से चल रहा है यहाँ पे, आज से नहीं है। और पूरा गांव सर, ये 2 गांव सटे हुए हैं, दोनों पीड़ित हैं। और इनकी कार्रवाई सर हमने भोपाल तक पहुंचा दी अपनी दरखास्त, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी सर। वो करते हैं कार्रवाई और अलवर तक दब के रह जाती है सर, उससे आगे वो जाती ही नहीं है। हाँ सर, माइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो गांव में बने हुए ढांचों को नुकसान पहुंचने लगा है। अवैध खनन और ब्लास्टिंग की वजह से गांव में पानी की टंकी गिरने वाली है। गांव में 3 दिन से पानी नहीं आया, लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि इस टंकी का निर्माण सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था, अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन तह पर दरारें आ गईं। गांव वालों को डर है कि टंकी कभी भी गिर सकती है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दुखद तो यह है कि इस माइनिंग के चलते आसपास के गांव के लोगों के घरों में दरारें आ गईं। हर रात गांव वाले खौफ में गुजारते हैं, कहते हैं कब मकान गिर जाए कुछ पता नहीं। आरोप है कि माइनिंग और ब्लास्ट के चलते मकानों में दरारें दिखने लगी हैं। बहुत तेज हो गई ब्लास्टिंग तो यहाँ पे बहुत त्रेड़ आ रही है दीवारन में, और या बंद ये चलती है जब पत्थर आवे, जब यहाँ दिक्कत ही आती है। फिर रात में सबसे ज्यादा होती है बाबूजी, दिन में भी करते हैं, कभी दिन में हल्के करते हैं, रात में ज्यादा करते हैं। अब जरा सोचिए कि अवैध खनन करके बड़े लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और वहीं गांव में रहने वाले जिनका घर ही अरावली है इस अवैध खनन की भरपाई कर रहे हैं। क्या दोष है इन गांव वालों का जो इनके मकान भी अवैध खनन के चलते दांव पर लगे हैं? ऐसे में सेव अरावली के नारे लगना सही भी है, जायज भी है। अगर अरावली खत्म होगी तो ना जाने कितने गांव तबाह होंगे और कितने लोग बेघर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलवर से सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, गांव के लोगों का कहना है कि रात के वक्त खनन ज्यादा किया जाता है, यानी सीधे सीधे उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जिनकी जेबें भर रही हैं, जो बड़ा बिजनेस चलाती हैं, लेकिन गांव वालों का ख्याल किसी को नहीं है। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत लगातार उन इलाकों की तस्वीर दिखा रहा है जहां पर अवैध खनन की प्रक्रिया की जा रही थी या फिर अभी भी चालू है। एक लोकेश हमारे सहयोगी मिले जो देखिए यहां तक लेके पहुंचे, और अब मैं दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे कुछ देर पहले ही ऐसा लग रहा है कि अवैध खनन देखिए यहां से होके गुजरा है। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर, ट्रैक्टरों के निशान, इस समय पहिए के, ऐसा लग रहा है कि मानो रात में भी यहां पर अवैध खनन की प्रक्रिया चल रही हो। लेकिन गाँव वालों को इन सब बातों की अभी भनक नहीं है। गाँव वाले कह रहे हैं कि अभी जो है दिन में तो देखिए सब नहीं होता है। पीछे अगर जब आपको दिखाएंगे विजय प्रमोद, देखिए इन पूरी पहाड़ियों को कैसे काट दिया गया, बहुत दूर तक फैला देखिए इन पहाड़ियों का दायरा था जहां तक मैं खड़ा हूं, लेकिन धीरे धीरे ये पहाड़ियां देखिए जो है सिमटती चली गई। लेकिन जैसे रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर पहुंची तो हमने देखा कि तमाम देखिए अधिकारियों की टीम भी यहां पर पहुंची, जो लोग खुद यहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचे कि आखिर कैसे खनन माफिया इन पूरे इलाके में एक्टिव हैं। देखिए अरावली की पहाड़ियों को जो लोग नुकसान यहां पर पहुंचा रहे हैं, ये लगातार उन इलाकों में जाकर सर्वेक्षण ये टीमें भी कर रही हैं। तमाम देखिए यहाँ पर जो है इनके साथ जो है सिक्योरिटी गार्ड्स लगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। अब गांव के जो लोग हैं उनसे एक बार हम जान लेते हैं। भैया, खनन की जो यहाँ प्रक्रिया बंद है कि कब से चल रही थी? सर ये प्रक्रिया कम से कम 1.5-2 साल बंद होगी। और ये आप लीक दिखा रहा हो इधर, ये झूठ है सर, क्योंकि हमारा स्कूल में काम चला है। ये आपका न्यूजल मतलब चैनल को हाईलाइट करने के लिए ऐसी तक दिल मत करो, क्योंकि हमने हमारे ये भैया ताजा आगे जो काम चल रहा है, आपका चैनल का ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोगों में कुछ लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। स्कूल में काम हुआ है। कब से भैया यहाँ खनन कब चल रहा था? बंद है। तो ये जांच टीमें जो पहुंच रही हैं ये क्यों आ रही हैं अगर 1.5-2 सालों से बंद है तो? राजस्थान में चल रहा है अरावली के लिए, इनका तो फर्ज है, तो लगाएंगे, आपकी ड्यूटी करेंगे। नहीं 1.5 तो वो तो रोज यहाँ मुआयना करने आ रहे हैं, उन्हें ऐसा यहाँ से मिला सुराग लग रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर, अरावली को हम बचाएंगे, खुद हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए देखिए ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जो है खनन की, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है खुदाई अभी जो है ताज़ा खुदाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो 100 मीटर के पहाड़ आगे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो भी आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो है
यहाँ से ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के लिए मिट्टी खोद के ले गए, लेकिन अभी जो देखिए जो कुछ सालों से यहाँ पर खनन की प्रक्रिया बंद है। ऊपर आपको पूरे कटे हुए पहाड़ इस इलाके में दिखाई, क्योंकि अलवर के दूर देखिए दराज गांवों में ये इलाका यहाँ पर आकर बसता है। अब ऐसे में जो खनन माफिया अगर कुछ सालों पहले भी अगर इस इलाके को अगर चुने थे तो जाहिर सी बात है कि ताकि जो है किसी को देखिए भनक यहाँ पर ना लगे। ऐसे में कई जगहों पर अनामिका देखिए इस तरह के इलाकों को यहाँ पर टारगेट किया गया, वहाँ पर खनन की प्रक्रिया अभी की जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अब जो है दायरा सिमट रहा है, क्योंकि देखिए ग्रैब 3 के अंदर अगर मैं बात करूं जहां पर भी खनन की प्रक्रिया होगी वहां पर जो है एनओसी जो है रद्द। ठीक है सागर, वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो ये राजस्थान के अलवर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है। कई लोगों में गुस्सा भी है और कई लोग जो टीमें वहां पहुंच रही हैं उसको लेकर भी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अलवर के अलावा या अरावली की पहाड़ियों के अलावा कहीं और भी है जहां पहाड़ों को या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां के अयोध्या बाईपास पर विकास के नाम पर हरियाली की बड़ी कुर्बानी दी जा रही है। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है, उसके बाद भी यहां पर कटान का काम तेजी से चल रहा है। हजारों पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। रिपब्लिक भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो जमीन पर कई पेड़ों की लाशें पड़ी दिखीं और गंभीर सवाल भी खड़े हुए। दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसकी परमिशन पर यहां पेड़ों को काटा जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है इसको। भोपाल के अयोध्या बाईपास रोड के चौड़ीकरण का मामला है ये, जिसमें 4 लेन से 10 लेन योजना यानी सड़क को बनाने की है और इस पर काम किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात मिल सके और एक्सीडेंट कम हो सके। जनवरी 2025 में सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था और फरवरी में करीब 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा गया। याचिकाकर्ता एनजीटी पहुंचे, फिर सुनवाई शुरू हुई। मामले में 24 मई को एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने रिव्यू किया कि नवंबर में कोर्ट ने निर्देश दे दिया। कोर्ट ने मार्च में सभी दस्तावेज पेश करने को ही कहा। इस मामले में 12 दिसंबर को स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक भी हुई और एनएचएआई को 7,881 पेड़ काटने की हरी झंडी मिल गई थी। फैसले के बाद पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है, लोगों का हरियाली खत्म होने का दावा है। साथ ही पेड़ बचाने के लिए भी अब चिपको आंदोलन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार को इस पर जमकर घेरा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि सवाल यही है कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें जो पेड़ काट रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के अयोध्या बाईपास से ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। शॉ कटर की आवाजों के बीच एक एक कर हरे भरे पेड़ जमीन पर गिराए जा रहे हैं। जिस इलाके को भोपाल का ग्रीन लंग कहा जाता था, वहां अब सिर्फ कटे हुए तने और सूखी टहनियां बची हैं। अयोध्या बाईपास पर रोड चौड़ीकरण के लिए, रोड को 6 लेन करने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। आप पहले तो लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है और ये लाइव तस्वीर देखिए, पेड़ यहाँ पर गिर भी जाता है। आप समझिए ये पूरा मामला, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रोड चौड़ीकरण है ये 6 लेन रोड बनना है और इसके लिए एनएचएआई का ये तर्क है कि उन्हें करीब 8,000 पेड़ काटने हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविद ने इसके खिलाफ एनजीटी में याचिका लगाई और याचिका के बाद अभी एनजीटी में मामला लंबित है। लेकिन एनजीटी ने ही सीईसी बना दी जिसके तहत इस मामले की और बारीकी से जांच करना थी। इसी दौरान सीईसी ने एनएचएआई को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। हैरानी की बात यह है कि अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना का मामला इस वक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में लंबित है। बावजूद इसके स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने एनएचएआई को 7,881 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। हमारा याचिका का मूल ये बिंदु था कि पहले तो ये पेड़ नहीं काटना आवश्यक था जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट करी थी एनएचएआई ने। दूसरा, इस रोड का ही कोई मतलब नहीं है जब ऑलरेडी वैकल्पिक मार्ग पहले से यहाँ पर मौजूद है। आप उसके बाद आप कह रहे हो कि ट्रैफिक का दबाव बनेगा और सब चीजें होंगी और 10 लेन करेंगे। यहाँ पर 11 मील की तरफ आप जब जाएंगे तो सहारा बाईपास पहले ही यहाँ पर रोड मौजूद है 66 मीटर का, तो उस रोड से ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते थे। इन पेड़ों की कटाई की आवश्यकता पड़ती नहीं। जब मामला एनजीटी में है तो किसी भी तरह की कटाई पर रोक होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो नियमों को ताक पर रखकर हजारों पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई। इस पूरे मामले की टाइमलाइन भी कई सवाल खड़े करती है।
जनवरी 2025 में सड़क निर्माण का प्रस्ताव आया। फरवरी 2025 में करीब 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद याचिकाकर्ता एनजीटी पहुंचे और सुनवाई शुरू हुई। 24 मई को एक कमेटी बनाई गई। नवंबर में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मार्च में सभी दस्तावेज पेश किए जाएं, लेकिन इससे पहले ही कमेटी ने एनएचएआई को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। एनएचएआई भले ही 81,000 पेड़ लगाने का दावा कर रहा हो, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या नए पौधे उसी इलाके में उसी जैव विविधता के साथ लगाए जाएंगे या फिर यह दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। और ही कोटवाल बन जाए तो अपना राज चलाएगा, अपने हिसाब से करेगा। ये नरेंद्र मोदी के ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो ऐसा ही है कि नियम बदलना है बदल देंगे, सरकार हमारी है। तो मोटे तौर पे ये देश को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा कि ये किस दिशा में देश जा रहा है। इनकी कोई कीमत नहीं है, इन पेड़ों की कोई कीमत नहीं। एक एक पेड़ लगाने में 20-25 साल लग जाते हैं। हमारा तो यही निवेदन है कि कभी सरकार नहीं चेती और नहीं मानी तो कांग्रेस पेड़ों से चिपक के यहाँ कार्यकर्ता रात रात दिन दिन पेड़ों को चिपक के अपने को लगा के रखेंगे और इसकी सुरक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिससे पर्यावरण को बचाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ कटने से तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, आने वाले समय में जल संकट भी गहराएगा। लोगों को डर है कि भोपाल की पहचान ही खत्म हो जा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मामला एनजीटी में लंबित है तो किस आधार पर 7,881 पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई? क्या विकास की कीमत पर्यावरण की बलि देकर ही चुकानी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और आपके सामने आप कैमरे पर दिखा भी रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। मामला एनजीटी में है, उसके बाद भी पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है इस तरफ। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, इस समय मैं जहां मौजूद हूं इसी जगह पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये अयोध्या बाईपास की रोड है और इस रोड को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है। अब हम आपको पेड़ों की तस्वीर दिखाते हैं। ये हरे भरे पेड़ जो है एक के बाद एक काटे जा रहे हैं। जहां तक मैं चलता जाऊंगा वहां तक आपको सिर्फ कटे हुए पेड़ ही नजर आएंगे। 2 दिन में 1500 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और इसके बाद जो टारगेट है एनएचएआई का वो ये है कि 7,800 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं। बड़ा सवाल यही है कि जहां एक तरफ भोपाल को हरियाली का शहर कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, यहाँ की जो हरियाली है वो सभी जगह चर्चित रहती है, उसके बाद भी एनएचएआई इस तरह से पेड़ों की बलि दे रही है। आप ये देखिए, पेड़ ताजा ये पेड़ कटा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। ये पेड़ को इस तरह से देखिए काट दिया गया है। जो कटर होता है उनसे इन पेड़ों को काटा जा रहा है। दूसरा पेड़ आप ये देखिए इस तरह से काटा गया है और ये 1-2 नहीं है। इस हाईवे पर मैं जितना आगे जाऊंगा कैमरामैन से कहूंगा पूरी तस्वीर दिखाएं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनजीटी में मामला लंबित है। एनजीटी ने इस मामले में सुनवाई कर रही है, इसके बाद भी अचानक एक सीईसी बना दी जाती है और वो निर्णय ले लेती है कि इन पेड़ों को काटा जाएगा और इसी का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस तो सवाल खड़े कर ही रही है, साथ ही साथ चिपको आंदोलन की बात यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखते जाइए। जहां तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजर जाएगी, आपको इस तरह से ये कटे हुए पेड़ दिखेंगे। हरे भरे पेड़ हैं, इनको काटा जा रहा है। जबकि अगर रोड चौड़ीकरण की बात करें तो ये जो आप रोड देख रहे हैं अयोध्या बाईपास की 16 किलोमीटर की रोड है जिसको बनाना है, चौड़ीकरण करना है। हालांकि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ये कहते हैं कि अल्टरनेट रोड बनाई जा सकती है, इन पेड़ों को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सफाई अभी तक इस मामले में सामने नहीं आई है और इसीलिए अब चिपको आंदोलन जैसी बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सत्यविजय आपका इस जानकारी के लिए। और अब देखना ये होगा कि हमने जो मुहिम चलाई है क्या उसका कोई असर होता है, क्योंकि अरावली से लेकर पर्यावरण को बचाने के रिपब्लिक भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और बड़ी मुहिम चला रहा है। इधर लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। हिंदू संगठनों का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आज राजधानी लखनऊ में यह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कल हमने आपको मुंबई से लेकर कोलकाता तक तस्वीरें दिखाई थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। नाराजगी दिखा रहे हैं लोग। लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ये नाराजगी है। वो लोग जो हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं और बेरहमी से उन्हें मार रहे हैं। आदर्श इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। आदर्श, पूरे देश भर में बांग्लादेश के लोगों को लेकर गुस्सा है और गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। पीछे तस्वीर दिखाइए अपने।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग रखे हैं। डॉक्टर रमीज मलिक जो हैं उनको लेकर भी यहाँ पर उनकी तस्वीरें, बैनर, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद से गोपाल राय जो हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 30 जनवरी को ये लोग संसद भवन में भी मार्च करेंगे। हजारों की संख्या में लोगों को लेकर यहाँ पर ये भी मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। अगर आप देखें तो ये डॉक्टर रमीज मलिक एक्यूज जो है उसकी भी तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम इनके साथ जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। एक बार बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। ये रमेश मलिक को निश्चित रूप से इनको आजीवन कारावास मिले या मृत्युदंड दिया जाए, और क्योंकि फांसी की सजा तो होनी चाहिए। जिस बच्ची के साथ जो तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि तमाम जो विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर तस्वीरें जलाई भी जा रही हैं। इसको लेकर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं इस वीडियो? 30 जनवरी को हम सभी लोग संसद भवन पर 50,000 की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद जा करके वहां पर एक बड़ा आंदोलन करेगा। आंदोलन के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी जी से यह डिमांड करेगा या तो भारत में बसे जितने भी हिंदू हैं इन सभी हिंदुओं को वहां पर ले जाने की अनुमति दें जिनके पास असलहे हैं, जहां से हम लोगों की मदद कर सकें, सुरक्षा कर सकें, या तो बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को इंडिया के अंदर लाया जाए। ये मांग हम लोगों की रहेगी। इसकी लेकर 30 तारीख को हम लोग वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे संसद भवन पर। ये देख सकते हैं गोपाल राय हैं और ये कह रहे हैं कि 30 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन जो है वो ये करने वाले हैं संसद भवन पर, और ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास हथियार हैं उन्हें बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। ठीक है आदर्श, ये लोग कह रहे हैं 30 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन सवाल यही है कि ये यहाँ से मांग कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाने की। क्या ये सरकार तक आवाज पहुंचेगी? क्या इसको लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे? धन्यवाद आपका आदर्श इस जानकारी के लिए। हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे आपको। उत्तर प्रदेश के शामली में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जिंदगी ऐसी पटरी से उतरी कि इलाज करने वाला डॉक्टर खुद अपराधी बन बैठा। जो हाथ दर्द ठीक करने के लिए उठते थे वही हाथ सरकारी अस्पताल में चोरी के लिए बढ़ गए। ये कहानी है 3 गर्लफ्रेंड के खतरनाक चक्कर की। रिपोर्ट देखिए। तीन गर्लफ्रेंड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, बढ़ते खर्च और कर्ज के दबाव से निकलने के लिए चोरी। ये कहानी है तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की जिसका नाम है आसिफ अली। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट, रोजाना 3 से 4 हजार रुपए की कमाई, लेकिन शौक इतने बड़े कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किसान परिवार से आने वाले आसिफ ने कड़ी मेहनत से फिजियोथेरेपी सीखी, खुद का क्लिनिक शुरू किया, लेकिन इसी दौरान इलाज के बहाने उसकी जिंदगी में एंट्री गर्लफ्रेंड की, वो भी एक नहीं 3। इलाज के दौरान जान पहचान हुई, बातचीत बढ़ी और देखते ही देखते 3 लड़कियों से अफेयर शुरू हो गया। धीरे धीरे आसिफ को लगा कि 4000 की कमाई में 3 गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करना उसके बस की बात नहीं, और यहीं से उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। सहारनपुर में रहने वाले दोस्त सचिन के साथ मिलकर आसिफ ने चोरी की योजना बनाई। टारगेट चुना सरकारी अस्पताल, जहां से लाखों रुपए का सामान और कैश उड़ाया गया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर हो कानून से बच नहीं सकता। सीसीटीवी कैमरे ने पूरी साजिश खोल दी और पुलिस सीधे चोरों तक पहुंच गई। पुलिस पूछताछ के दौरान जब एएसपी सुमित शुक्ला ने आसिफ से पूछा सवाल, कितनी गर्लफ्रेंड है? जवाब, बस 3 है सर। इतना सुनते ही एएसपी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। देखो कितना दुष्ट है, देखो पत्नी खर्चा नहीं उठता पूरा। और अब आसिफ सलाखों के पीछे है और उसके सपनों की लग्जरी लाइफ कागजों में दर्ज एक क्राइम स्टोरी बन चुकी है। एक चोरी हुई थी जिसमें नेबुलाइजर मशीन, एलईडी टीवी, एक्सेसरीज आदि 24 माल जो है वो चोरी किए गए थे। उसमें सीएससी प्रभारी द्वारा ये हमारे मुकदमा थाना आदर्श मंडी में पंजीकृत कराया गया था। इसी क्रम में 2 अपराधी जिनके नाम आसिफ पुत्र सराफत अली और सचिन पुत्र कष्टपाल हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से एक कार भी मिली है जिस कार से इन्होंने चोरी की घटना कारित की गई थी, एवं इसमें जितना समस्त सामान है 100% इसमें रिकवरी की गई है। इसके मोबाइल से भी कुछ आपत्तिजनक हम लोग को चीज़ें मिली जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसका भी कहना था ये कई लड़कियों के चक्कर में भी था, अपनी अयासी और खर्च पूरा करने के लिए इसने घटना कारित की। शामली की ये कहानी एक सबक है कि शौक अगर औकात से बाहर हो तो रास्ता सीधा जेल तक जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।